अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और जिन बिंदुओं को छुआ है वो सीधे सीधे समाज से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकार को करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत से पत्रकार हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी विचार करना होगा, जिस पत्रकारिता की बात शिक्षा आप कर रहे हैं वो एक मिशन है, उसके बाद प्रोफेशन बनी, अब हो गई सेंसेशन। पत्रकारिता का एक ये तीसरा रूप हमारे सामने आ गया है। पत्रकारिता जो है संघर्ष करती है, साहित्य सृजन करता है, पत्रकारिता संघर्ष करती है। संघर्ष कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन कैसा संघर्ष हो रहा है? एक और बाजारवाद है, एक और आधुनिकता है, एक और वैश्वीकरण है, एक औद्योगिक युग है, एक और समाज की बात। एक बार ऐसे मैंने बहुत बड़ी एक गोष्ठी की, उसमें मैंने सभी समाचार पत्रों के संपादकों को बुलाया। अब जब संपादकों को जब बुलाया, ये भी एक विचारणीय बिंदु है, तो उसमें मैं नाम लेकर बता रहा हूं, दैनिक जागरण के उस समय संपादक संजय गुप्ता जी थे। जागरण इंस्टीट्यूट पर मैंने गोष्ठी की थी और उस गोष्ठी में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपराध के समाचार ज्यादा न छापे जाए। हत्या, बलात्कार, लूट, आज सवेरे देखो तो एक बिल्कुल टेंशन सा उत्पन्न हो जाता है, निगेटिव बात है। तब कहते लेकिन मैं करूं क्या? मेरे लोग कहते हैं कि समाज में एक बिकता है, ये भी एक समस्या खड़ी हो गई। अब बिकता है तो बिकने के लिए सब करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं एक बिंदु ये भी आया था कि नहीं, हम जैसा माल देंगे, सब लोग तय कर लो कि माल बढ़िया देना है, गुणवत्ता वाला देना है, तो जब वो माल ही नहीं बाजार में जाएगा तो चटपटा किसी लोगों को लगेगा। रामायण जब निकलती थी, जब टीवी पे आती थी, तो शहर में सन्नाटा छा जाता था। क्यों ऐसा था? ये भी एक विचार बिंदु है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो ये सब झंझावात चल रहा है, ये जो युग में उथल पुथल सब कुछ चल रही है, जो कंफ्यूज सब काम चल रहा है, उसमें एक बिंदु ये भी है। लेकिन इस पर हम जानते हैं कि पहली नजर हमारे मेयर साहब की है, बहुत पहली नजर है, और मैं उनको इस बात में मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। यशस्वी है, स्पष्टवादी है, नई सोच के हैं। मैं चाहता हूँ, आखिर वो चाहते क्या है हम लोगों से, लेकिन कृपया करके हमारी सीमाओं का भी ध्यान रखिएगा, तब बताइएगा। नहीं आप ऐसी बात बता दें जो मेरी सीमा में नहीं होगा। अब रमेश वर्मा कोई अखबार तो निकाल नहीं सकते, उनके बस की तो बात है नहीं, और अगर निकालेंगे भी तो थोड़ा बहुत चला जाएगा, बंद हो जाएगा बैठे बैठे। और मैं चाहता हूँ कि इस बिंदु को लेकर के अगर आप दोनों जी बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। बड़ी विचित्र सी स्थिति में माइक दिया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विष्णु त्रिपाठी जी, अभी जिनका सारगर्भित संक्षिप्त टू द पॉइंट वक्तव्य आपने सुना से आदरणीय डॉक्टर बीएन सिंह साहब, आदरणीय अंकुश जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सरस चले गए क्या? चलिए, खाली सीट को प्रेस क्लब है, पुरुषोत्तम जी, अन्य वरिष्ठ, हाँ मेरे सहयोगी दो पार्षद महेंद्र पांडे जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी। महेंद्र पांडे जी वार्ड 9 आजाद नगर से तीसरी बार के पार्षद हैं, स्वतंत्र हैं, कोई बेड़ियां नहीं है। ऐसे ही वार्ड 78 से महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रेमनगर। सभी गुरुजन और बंधु, सरस मैंने आपका संबोधन कर दिया। प्रवीण जी के इस कार्यक्रम में मैं गत वर्ष गया, प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्यों में एक रहे। आज एक बड़ी शुभ बात हुई है कि अभी तक प्रतिनिधि की निर्माण दिवस आप संपन्न करते थे,
अब प्रेस क्लब करेगा ऐसा आपने संकल्प लिया है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ और अन्य लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि वो उनके इस श्रेष्ठ कार्य में उपस्थित रहकर विचारों से और अन्य तरीके से सहयोग करके इस कार्यक्रम को और विस्तार दें। जैसा आदरणीय रमेश जी ने प्रवीण जी के विषय में पत्रकारिता का जो उनका नजरिया था वो बताया था, उससे पृष्ठभूमि बनी। डॉक्टर बीएन सिंह जी का उद्बोधन एक दिशा दे गया। पता नहीं कैसे इस क्रम में रमेश जी ने मुझे माइक दे दिया। हमें मानकर कि चलते हैं कि अपना देश एक गणतंत्र है, गण है, उसमें तंत्र का निर्माण किया गया है। संविधान बड़ा स्पष्ट कहता है कि एक विधायिका होगी जिसमें विभिन्न स्तर से लोग अपना प्रतिनिधि चुन करके जो उनकी समस्याओं से, उनकी योजनाओं से परिचित होगा, उसको निर्वाचित करके भेजेंगे। उसी तरह से विभिन्न स्तर पर कार्यपालिका होगी, एग्जीक्यूटिव, नीतियां तय होगी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, क्रियान्वयन होगा कार्यपालिका में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, और न्यायपालिका न्याय सुनिश्चित करेगी समाज के हर क्षेत्र में। ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे, तभी संविधान का उद्देश्य सफलीभूत होगा। विधायिका कार्यपालिका में ठन जाए तो प्रगति रुक जाती है। न्यायपालिका में यदि भ्रष्ट वातावरण प्रवेश कर जाए, न्यायपालिका विधायिका में ठन जाए, तो न्यायपालिका से विश्वास उठ जाता है, और जब आपका विश्वास किसी से उठ जाता है तो फिर उसका दुष्परिणाम आपको ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को भोगना पड़ता है। संविधान में व्यवस्था है, जो भी अध्यक्ष महोदय ने संकल्प किया, कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास, और मैं उसे उचित इसलिए मानता हूं कि विधायिका हमारी प्रतिनिधित्व करती है, जिसे हमारी भावनाओं का, हमारी समस्याओं का, हमारी योजनाओं का, हमारी आकांक्षाओं का, हमारी अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या, विधायिका का गठन क्षेत्रवाद पर, जातिवाद पर, व्यक्तिवाद पर होने लगा। मतदान का प्रतिशत बहुत कम होने लगा, और उस मतदान जो होता था उसके बीच में जो ऐसे लोग जो समाज के बारे में, देश के बारे में, विश्व के बारे में सोचने की, समझने की क्षमता रखते हैं, उनके मतदान का प्रतिशत निरंतर बहुत कम गिरता चला गया। उनके विचार ड्राइंग रूम तक सवेरे आपके अखबार को हाथ में लेकर के, टीवी के सामने बैठ करके, उसको देख करके वहीं तक सीमित होकर रह गए। उसके बाद वो आत्म केंद्रित होकर के, चाहे अपनी नौकरी में गया, अपने व्यापार में गया, वहां जाकर के रम गया, उसको कोई चिंता नहीं। पत्रकारिता बड़े शंकर विद्यार्थी का नगर है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पत्रकारिता थी। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से ही पूरे देश को जागृत करके अंग्रेजों से लोहा लेने का, उनका संघर्ष करने का अभियान छेड़ा था। जैसा रमेश वर्मा जी ने कहा, आज वो सेंसेशन हो गई। पहले ये एक संकल्प होता था, इस क्षेत्र में आने वाले लोग समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए समाज को सही दिशा का बोध कराते थे। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता अधिक भौतिकवादी होने के कारण
क्षणिक सुख देती है, इस नाते लोगों का आकर्षण उस ओर हो गया और वातावरण में परिवर्तन आने लगा। जैसा आदरणीय डॉक्टर बीएन सिंह ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप। अब कहीं तलाक होता है और पत्नी को 80% अपनी संपत्ति देनी पड़ती है तो उसके डर की वजह से हम संबंध नहीं औपचारिक रूप से बनाएंगे, लेकिन साथ साथ रहेंगे। ये भौतिक सुख है। हम जिस देश में रहते हैं वो त्याग और तपस्या का देश है और जिन जिन लोगों का भी हम स्मरण चाहे जन्मदिन पर करते हो चाहे निर्वाण दिवस पर करते हो, वैसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं जिए हैं, समाज के लिए और देश के लिए जिए हैं। एक भी नाम आपको ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा सतयुग से लेकर के कलयुग तक जहां कभी ऐसे दुष्कृत्य व्यक्ति को स्मरण करते हो जिसने अपने जीवन काल में केवल लोगों को कष्ट ही कष्ट दिए। हाँ, एक का करते, वर्ष में एक बार करते, दशहरे के दिन करते। ऐसा महायोद्धा, प्रकांड पंडित, तपस्वी, लेकिन अहम से पीड़ित, आत्म केंद्रित होकर के रह गया। उसका दाह करने के बाद विजयदशमी के दिन हम ये कहते हैं कि ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रमाण है। अच्छी की बुराई को परास्त कर रही है। मुझे लगता है पत्रकारिता के पीछे मूल रूप से उद्देश्य यही था। चरखी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि आपने दीवार पर लिखा है कि क्या आप अपने घर में इस तरह से थूकना पसंद करेंगे। समाचार पत्र से कुछ छुपना नहीं चाहिए। अपने दूसरे उद्बोधन में जो पृष्ठभूमि दे रहे थे मुझे माइक देने की, आदरणीय रमेश जी ने एक संकेत किया, स्वतंत्रता नहीं, संकेत था, शब्द नहीं थे। आज का मीडिया सेवा भाव से कहां है? कहा एक कोठरी में बैठ करके पंडित दीनदयाल जैसे ने एक कोठरी में बैठ करके खुद ही कंपोजिंग करते थे, खुद ही उस छोटे से प्रेस को चलाते थे और 5 दिन अखबार को प्रकाशित करने के बाद कभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी साइकिल पर आकर के स्टेशन पर डिलीवरी कर देते। उद्देश्य ये था कि इसमें विचार गए हैं जनमानस तक पहुंचे। अब जो प्रिंट मीडिया है उसके साथ एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बड़े बड़े आकर्षक, शिक्षाप्रद भी और ऐसे भी जिससे कभी कभी मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है, ऐसे ऐसे दृश्य दिखा करके लोगों के पास समय को भी बांध दिया। बड़े बड़े पत्र मैं कहीं सूची पढ़ रहा था, जरा इनके स्वामित्व को देखिए कहां है ये। आखिर कैपिटलिस्ट को किसी भी समाचार पत्र को अपने कब्जे में, अपने हाथ में लेने के लिए क्यों प्रेरित हुआ? जो पत्रकार है वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, संवाददाता लिखना चाहता है, जो मन में आग है उसको प्रकट करना चाहता है शब्दों में, लेकिन वो मुक्त नहीं है। कारण उसका मालिक लाभ और हानि की चिंता कर रहा है। वो डिक्टेट्स दे रहा है कि इस लाइन पर लिखो, बलात्कार, चोरी, अन्य अन्य आपराधिक। इसको लोग सनसनी होने के कारण पढ़ते हैं, तभी लिखता है। आप सब जिस क्षेत्र में हैं आप सबको पूरा ज्ञान होगा कि समाचार पत्र तो लोगों ने बहुत प्रारंभ किए। आज जो हैं कितने, प्रयास होता है, प्रारंभ होता है, बिकता नहीं है, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलते क्योंकि उनके संबंध उस तरह से नहीं है। अर्थाभाव के कारण उसे बंद करना पड़ता है और जो स्थापित हो गए हैं वो आज ऐसी स्थिति में है कि वो डिक्टेट करते। जहां मीडिया एक बहुत बड़ा काम कर सकता है जनमानस को जागृत करने का,
उनको ये बता सकता है कि आपके जो अधिकार हैं उनके साथ आपके कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं। अधिकारों की बात सब करते हैं, कर्तव्यों के प्रति लोग मौन रहते हैं, जबकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जो रमेश जी का कर्तव्य है वो मेरा अधिकार बनता है, और जो मेरा कर्तव्य है वो आपका अधिकार बनता है। दोनों साथ साथ चलने चाहिए। प्रवृत्ति ऐसी हो गई है समाज में कि लोग अधिकारों के प्रति तो बहुत सजग हैं। मुझे याद आता है कि मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि 9-10 साल का रहा हूँगा। हाथरस में रहते थे हम, पिताजी जुडिशरी में थे। उनके कोई जान पहचान वाले आए, उनको किसी ऑफिस में कोई काम था, उनको ऑफिस का पता नहीं मालूम था। पिताजी ने मुझे जानते, मैंने कहा मैं जानता हूँ, बोले इनको भद्र पुरुष ऑफिस में गए, जिनसे मिलना था वो बड़े बाबू थे, तिलक लगा था, बैठे थे। उन्होंने अपना जो बात बताई तो उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। तो पता नहीं कैसे वो बहुत चतुर थे जिनके साथ में गया था, उन्होंने अपना ये हाथ ऐसे करके बढ़ाया आगे, उनके हाथ पर रख दिया। तो उनको ऐसा लगा कि हाथ और उनके हाथ के बीच में कुछ है। तो देखा वो 5 रुपए का नोट था। तब 5 रुपए की बहुत वैल्यू होती है। जो हमारे फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज हैं, इनको जो वेतन आज मिलता है 18-18, 20-20 हजार का, उनको 40 रुपए मिलता था, और उस 40 रुपए में पूरा परिवार चलता था। बच्चों की शिक्षा भी होती थी, उनके विवाह भी होते थे, पर्याप्त भी होता था। तो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बोले ये काम कर दीजिए। उस व्यक्ति का जवाब सुनिए, मुझे आज भी वो मतलब अंकित है। मैं बहुत छोटा था, करीब 65-66 साल हो गए उस बात को। ना 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 ना, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। भगवान से डरना, बुरे काम के दुष्परिणाम होंगे, ऐसा भाव सब जागृत था। लोग धर्म परायण थे और डरते थे इन चीजों। मुझे तो यहां तक याद है कि जिस घर में रिश्वत कोई लेता था, उस घर में लोग अपने संबंध नहीं करते थे। समाज में तिरस्कार के रूप में देखा जाता था। आज की स्थिति क्या है? आपने तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं महिला सशक्तिकरण पर। मैं लोकसभा की जो वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी थी तो उसका एक सदस्य था। मातृशक्ति के प्रति जो हमारे समाज में भावना है, मुझे पहले शुरू हुआ सर्विस में आना, थोड़ी आती थी, अब ज्यादा आने लगी हैं, काफी आने लगी हैं। तो मैं मान के चलता था कि महिलाएं रिश्वत नहीं ले सकती, गलत काम नहीं कर सकती। कालांतर में क्या हुआ देखने में आ रहा है कि जो महिला पुरुषों से कहीं ज्यादा सशक्त है उसको ले लें। और आज की स्थिति ये हो गई है कि जो गलत काम लेकर के जाता है वो एक बार में उसका काम हो जाता है, टनाटन हो जाते हैं, समय भी बचता है, भाग दौड़ भी बचती है। और जो महेंद्र पांडे जैसे अगर कोई सही काम लेकर के चले गए तो महीनों चक्कर लगाते रहते हैं। और आगे जाकर के जब वो उसी बाबू से, तिलक वाले से पूछते हैं कि भैया हम बहुत परेशान हो गए, हमारा कुछ काम कर दो, तो उस बाबू का जवाब होता है मेरे भी बाल बच्चे हैं, उनका भी तो कुछ ख्याल करो। कहां से कहां पहुंच गए हैं हम। पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ा व्यापक हो गया है, प्रतिस्पर्धा की। जिन लोगों के हाथ में इसका आर्थिक संरक्षण है या हित है, उनका अखबार बेचना चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स मिलने चाहिए, ऊपर से संपर्क बने रहना चाहिए। पत्रकारिता कमर्शियल हो, सेवा के क्षेत्र से निकल करके व्यवसायिक हो गई है। ये दुर्गुण आ गया है। सभी समाचार पत्र ऐसे हैं मैं नहीं मानता, सभी पत्रकार ऐसे हैं मैं नहीं मानता।
लेकिन आज के समाज में जनमानस को जागृत करने का, शिक्षित करने का, उनके कर्तव्य का बोध कराने का, उनका अपने परिवार के बाद समाज और समाज के बाद राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, आवश्यकता इस बात की है, उधर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर इनका स्वामित्व देखें तो मेरे पास सूची है, इस समय लाया नहीं। सबका स्वामित्व ऐसे लोगों के हाथ में जिनका इस देश के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित परिवार, ये तो पत्रकार, ये समाचार पत्र है, जरा पूछिए इनके पीछे किसके पास है। उनका इस देश को आगे ले जाने में रुचि नहीं हो सकती। इस देश में रहने वाले लोगों को इस देश के प्रति उनके क्या भाव होने चाहिए। मैं जब फौज में था तो मिजोरम में मेरी ड्यूटी थी, उस समय रोज फायरिंग होती थी, तो मैं बिना एस्कॉर्ट के जाता था। कारण कि वो तो बैठे हैं फिक्स लाइन पे फायर करने के लिए। अब आप 10 आदमी ले जाओगे तो उनको 10 हथियार मिल जाएंगे। मैं और मेरा ड्राइवर अकेला है तो उनको 2 ही हथियार मिलेंगे मुझे मार देंगे। तो वहां आवागमन के साधन हम बना रहे थे। हमारे खाने की सामग्री भी एयर ड्रॉप होती थी, लेकिन वहां 99.9% बैप्टिस्ट क्रिश्चियंस हैं जो मूल रूप से पहले सब हिंदू थे। हुआ क्या कि वहां लोग पहुंचते नहीं थे, ईसाई मिशनरीज पहुंच गई। उन्होंने चर्च स्थापित किया, उसी में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना लिया, उसी में एक स्कूल बना लिया। 100% लिटरेसी है वहां। लुसाई लैंग्वेज है, लेकिन अल्फाबेट उसकी अंग्रेजी वाली है। पढ़ने को चाहिए कुछ ना कुछ। तो पास के चर्च में चला गया तो मैंने उन फादर से कहा, फादर बातचीत के बाद, डू यू हैव अ लाइब्रेरी? तो उन्होंने कहा, नो आई डोंट हैव लाइब्रेरी बट आई हैव फ्यू बुक्स। मेरे पास लाइब्रेरी पुस्तकालय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पुस्तकें हैं। भूकंप आते हैं इसलिए पक्के मकान नहीं बनते, बांस के, बेम्बू के कंस्ट्रक्शन हैं सब। तो गए तो वहां करीब 50-60 किताबें रखी थी, और वो सब किताबें पीली पीली पढ़। किताब को पलटा तो किताब का टाइटल था दी स्प्रिंगिंग टाइगर। तो मुझे थोड़ा शिकार विकार के पढ़ने का शौक था। मैं समझा जिम कॉर्बेट का कोई चक्कर होगा, एक तो वो ले ली, एक दूसरी ले ली। अब दोनों में से जो अच्छी चीज होती है वही पहले थाली में खाते हैं आदमी। मैंने जिम कॉर्बेट वाली स्प्रिंगिंग टाइगर लेके लैंप की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। तो जिनका आज जन्मदिन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के डे टू डे जो वार ऑर्डर्स होते थे उनका संकलन था, वो कंपाइल किए गए थे। पढ़ता चला गया, अच्छा लगा। अंतिम चैप्टर असली अध्याय में इंग्लिश में थी वो, तो नेताजी का उसमें लिखा था प्लान क्या था। When I reach Delhi, the Indian tricolor goes atop Red Fort. What do I do? मैं दिल्ली पहुंचूंगा, लाल किले पर तिरंगा लहराया जाएगा, उसके बाद पहला क्या करना है? आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, मैं भी रह। नेताजी ने लिखा था लिमिटेड डिक्टेटरशिप इन द कंट्री फॉर 10 years। तो मैं भी समझ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साम्यवादी थे, डिक्टेटर थे क्या? हिटलर के सानिध्य में रह करके परिवर्तन तो नहीं आया। सीमित तानाशाही 10 वर्ष के लिए देश में कारण गिना दिए उन्होंने तो इसके कारण है। हम 700 साल तक मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद अंग्रेजों ने उनसे चार्ज ले लिया। 1000 वर्ष तक हम दूसरों के लिए इस देश में जीते रहे हैं, और उनका उद्देश्य हमारी परंपरागत जो हमारी संस्कृति है वैभवशाली, उससे संपर्क किस तरह टूटे, इस पर प्रयास हुआ। चाहे वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हो, उन्होंने अपने महापुरुष तथाकथित महापुरुषों को हमारे पाठ्यक्रम में रख दिया, हमारे निकाल के बाहर कर दिया। नेताजी ने कहा लिमिटेड डिक्टेटरशिप, सीमित तानाशाही इसलिए आवश्यक है कि हमको लगे कि देश हमारा है। अभी तक
जो अंग्रेजों ने कहा बाबू की तरह हमने काम किया, उनके आदेश का पालन किया। यहां तक कि 15 अगस्त 1947 से रात के 12 बजने के 1 मिनट पहले तक सेना, पुलिस ये अंग्रेज का कहना मानकर के हमारे खिलाफ गोली चलाते। और इसीलिए डॉक्टर राममोहन और लोहिया ने बड़ा अच्छा लिखा है उस जमाने में, वो बेबाक थे कि मेरी समझ में नहीं आता कि जो रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक अंग्रेजों की गुलाम थी, 12:01 पर ऐसी सेना देशभक्त कैसे हो। कारण अनुशासन के नाम पर उन्हें पालन करना था आदेश का और अपनों के ऊपर गोली चलानी थी। इसके लिए हमें आवश्यक यह है कि हम समझें कि हमारे परिवार के बाद इस समाज के प्रति और समाज के माध्यम से देश के प्रति कर्तव्य क्या बनता है। ऐसी ही आवश्यकता स्थानीय स्तर पर, जैसे कानपुर शहर है, इसमें है। अधिकार और कर्तव्य के बीच जो पूरक का संबंध है उसका ज्ञान। बिके अखबार, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है, हम उतने स्वतंत्र नहीं है, नहीं हम अपना अखबार निकाल करके जो मन चाहे वो छापे, लेकिन वो चूंकि बिकेगा नहीं इस आशंका से हम वो प्रयास करते हैं, या तो असफल हो जाते हैं तो बंद कर देते। आज के युग में आवश्यकता इस बात की है कि इस देश को आगे ले जाना है तो वो सीधा ऊपर से नहीं जाए, जहां आप रहते हैं वहां से कार्य प्रारंभ करना होगा। तो जैसी पहल प्रेस क्लब के वर्तमान नए अध्यक्ष जी ने की है कि क्या आप पसंद करेंगे कि आपके घर पर कोई ऐसे थूके। जनमानस को उसके कर्तव्य का बोध कराना आवश्यक है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। समाचार पत्र कैसे बिके, जब चुनाव आ जाए तो हमें याद है कि चुनाव के पहले जितने भी प्रत्याशी खड़े होते थे सबके बारे में, सबके गुण दोष को ईमानदारी के साथ उसका वर्णन होता था। हमें आपको आसानी हो जाती थी कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन अच्छा करेगा। इसमें नहीं लाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को एक रिक्शे वाले के भी बस में हो विधायक बनना और लोकसभा का चुनाव लड़ना, ऐसी व्यवस्था कर दी थी। वर्मा जी आप साक्षी हैं इस बात। सामान्य आदमी आज के चुनाव का बोझ कहां से लाएगा, कौन देगा? और जिसके पास है वही लगा रहा है, और लगा रहा है विधायिका में, विधायक बनकर के सांसद बन के वहां बैठा है। वो वहां अपनी चिंता करेगा, अपनी सोच को लागू करेगा कि सामान्य जनमानस जो तड़प रहा है, 60% आदमी जो है, करीब 60 करोड़ जो 20 रुपए रोज में गुजर कर रहे हैं 35 में। आवश्यकता इस बात की है कि अपने प्रतिष्ठान का आंख मूंद करके आज्ञा पालन करने के बजाय सुझाव के रूप जब बैठकें होती हैं उनमें यह भी संबोधन कराया जाए कि हमको इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करना चाहिए। तभी जो प्रवीण जी का सोच था पत्रकारिता के बारे में, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का रहा होगा, मदन मोहन मालवीय जी का रहा होगा, या सबसे पहले संवाददाता जिनको हम नारद जी कहते हैं उनका रहा होगा। पत्रकारिता के ऊपर जो उंगलियां उठती हैं अकारण नहीं उठती, अनायास नहीं उठती। एक अपने साथ हुआ क्योंकि आपने मुझे माइक दिया है तो उसका उल्लेख जरूर करूं। मेरे मन में पत्रकारिता के प्रति और पत्रकारों के प्रति जितना सम्मान है उसको व्यक्त नहीं कर सकता। कोई भी पत्रकार, कोई भी समाचार पत्र की कहीं भी रमेश जी से बहुत बार बात हुई है और आपने
मुझे आश्चर्य होता था कि जब मुझसे बातचीत होती थी तो दूसरे ही दिन समाचार पत्र में विस्तार के साथ वो छपता था, पॉजिटिव छपता था, आदमी स्वीकार कर। एक ऐसा ही उदाहरण 99 का चुनाव, लोकसभा चुनाव चल रहा है। ठाकरे जी की बेनर्जी शिक्षा निकेतन में ऊपर के कमरे में बैठक थी। उसके आधे घंटे पहले आदरणीय रमेश वर्मा जी का मेरे पास टेलीफोन आता है। वो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका आपने कॉलम निकाला था, मैं पूछने के लिए। तो मैंने कहा मैं उस बैठक में जा रहा हूँ। बोले नहीं, वो 2 मिनट की बातचीत होगी। वो कुछ शायद शैलेंद्र सिंह नाम था पत्रकार का, राकेश से। वो आने ज्यादा देर नहीं लगे। उन्होंने बातें पूछी, मैंने जवाब दिया। उन्होंने एक बात और पूछी कि आप तो अटल जी के नाम पर वोट मांगते हैं। मैंने कहा हाँ, हम अटल जी का व्यक्तित्व है, लोगों में प्रभाव है, उनके नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन उसके साथ लाल कृष्ण अडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का मार्गदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता का निस्वार्थ भाव से लगना पार्टी को जिताता है, व्यक्ति को। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मैंने कहा था वो उसमें पूरा छपा। लेकिन हेडिंग उसका क्या था? उसका हेडिंग था, मैं अटल के नाम पर वोट नहीं मांगता। और नीचे जो था पूरा मेरा वक्तव्य, जो कहते हैं, जो मैंने आपको बताया वर्बटम, वो छपा था। अब भला बताइए कि कोई आदमी उस आकर्षक हेडिंग को पढ़ेगा या जहमत उठाएगा नीचे वो 2 कॉलम की न्यूज को पढ़ने का? लेकिन कभी भी मैंने इस बात की शिकायत नहीं की। मन में कष्ट हुआ। ये जो होता है समाचार पत्रकारिता में, इसको छोड़ना चाहिए। जो थैले के भीतर है वही ऊपर लिखा होना चाहिए। आवश्यकता बहुत कुछ सुधार लाने की है, बहुत उपयोगी काम है आपका, बहुत बड़ा दायित्व है। समाज, काल और परिस्थिति के साथ चलने की जो हमारी पारंपरिक वैचारिक प्रतिबद्धता है, बदलते समय में पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होने के बाद भी अपने मार्ग को छोड़ करके हम उनके मार्ग पर न चल पड़े, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो मैं समझता हूं तभी प्रवीण जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।